हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्कन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो बेसिकली सतीश चंद्रा बुक जो हमने स्टार्ट की है उसके जो चैप्टर 2 है उसकी बात करेंगे। और आज हम इसमें चैप्टर 2 में भी अगर स्पेशल बात करें तो आज हम इसमें स्पेशल बात करेंगे पाला एम्पायर के बारे में। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये जो 3 एम्पायर्स हैं। जैसे हर्षा की जब डेथ होती है, हर्षवर्धन की डेथ के बाद में ये 3 एम्पायर डोमिनेशन में आते हैं और ये अपना यहाँ पे रूल चलाने की इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करते हैं। इन तीनों एम्पायर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कन्नौज जो सिटी है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अगर हम अभी तक के अगर हम ओवरव्यू लेने की कोशिश करें, अभी तक हमने जो चैप्टर 1 है उसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में रीड किया कि जैसे ही जो 7th और 8th सेंचुरी के समय में अरब के अंदर क्या चल रहा था। मुस्लिम वहाँ इस्लाम की वजह से जो बहुत सारी जो ट्राइब्स थी उन सबको कंसोलिडेट किया गया। इसके अलावा हमने देखा कि यूरोप के अंदर क्या चल रहा था कि रोम एम्पायर था, जो रोमन एम्पायर था वो डिवाइड हो गया था 2 हिस्सों में और वहाँ क्रिश्चियनिटी का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने साउथ ईस्ट एशिया में भी देखा, जैसे मंगोल रूलर के बारे में हमने देखा कि वहाँ पे वो रूल करते हैं। जो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन एंगोर वाट वहाँ पे होता है वियतनाम में, तो उन सब के बारे में भी हमने अभी तक यहाँ पे रीड किया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम बेसिकली इंडिया के अंदर जो मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइम है, जो मध्यकालीन भारत का जो समय है, उस समय में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी, कौन कौन से जो एम्पायर्स है वो डोमिनेशन में आ रहे थे, तो उन सब के बारे में यहाँ पे हम बेसिकली इन बुक्स के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। आने वाले चैप्टर्स के अंदर उनको देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो आप इस बुक को अच्छे से रीड कीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमने लेक्चर बनाया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री, 4 to 5 क्वेश्चंस कंटिन्यू इस बुक से आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस में अगर आपको ना ज़्यादा डिटेल में होते हों क्वेश्चंस, अगर आपने अच्छे से सीरियसली वे में थोड़ी सी प्रिपरेशन की है तो आप उन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन के थ्रू या अपनी स्टडी के थ्रू आप उनको सोल्व कर सकते हो। और आप 4 to 5 क्वेश्चंस का मीन्स ये है कि फ्रेंड्स यहाँ 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और 10 मार्क्स अगर प्रीलिम्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी लगभग 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस पे बेस होते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के साथ आप देखिए इसका जो इंटरलिंकिंग है वो आर्ट एंड कल्चर के साथ काफ़ी अच्छा है। जैसे आज हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जब पाला एम्पायर के बारे में देखेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी जो सिटीज़ थी जो इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में उभर के आई उस समय में। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि उस समय में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी जो लर्निंग सेंटर के रूप में यहाँ पे इमर्ज आउट होती हैं। तो उन सब के बारे में जब हम देखते हैं, और उसी तरीके से जैसे हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर रीड करेंगे कि सोने के सिक्के बनाने स्टार्ट हुए थे या नहीं हुए थे, वहाँ पे कल्चर का जो डोमिनेशन था वो किस तरीके से। तो ये सब चीज़ें जब हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और हमको ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप अगर कंटिन्यू स्टडी करोगे, कंटिन्यू अच्छे से डेडिकेटेड वे में इंटरलिंकिंग करते हुए टॉपिक्स को स्टडी करोगे, तो आपका एग्ज़ाम निकलना काफ़ी आसान हो जाता है। इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप पढ़ाई करोगे तो कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आज का हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के बाद में, पोस्ट गुप्ता में यहाँ बहुत सारी डायनेस्टीज उभर के आती हैं। इसी तरीके से जो साउथ इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी आती है फ्रेंड्स, राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी होती है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये कन्नौज एक सिटी है नॉर्दर्न इंडिया में, गंगेटिक वैली में, गंगा की जो वैली है वहाँ पे कन्नौज एक सिटी है। कन्नौज का इम्पोर्टेंस है वहाँ की प्रॉस्पेरिटी की वजह से, वहाँ की उपजाऊ ज़मीन की वजह से। इसके अलावा बात करें कि ट्रेड सेंटर्स की वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड विद द मैनी डायनेस्टीज़, इसकी वजह से जो ट्रेड का सेंटर उभर के आती है कन्नौज। तो फ्रेंड्स, इस वजह से कन्नौज काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। और उसी कन्नौज सिटी के लिए ये जो तीनों डायनेस्टी हैं, गुर्जर, प्रतिहारा, पाला डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा वहाँ कन्नौज सिटी को टेक ओवर करने की कोशिश की जाएगी। यही कहा जाता है त्रिकोणीय संघर्ष। 3 डायनेस्टीज का संघर्ष होता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है त्रिकोणीय संघर्ष। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए त्रिकोणीय संघर्ष क्या है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि त्रिकोणीय संघर्ष कौन सा है। कभी कभी अब जैसे आप PCS का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो या और भी कोई एग्ज़ाम्स है जो आप देने के लिए जा रहे हो जिसमें GS का थोड़ा बहुत पोर्शन होता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन
आते हैं कि गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी थी या कोई दूसरी डायनेस्टी हुआ करती थी, कुषाण हुआ करते थे, तो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 डायनेस्टी हैं जो कन्नौज को टेक ओवर करने के लिए, कन्नौज पे अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ाई लड़ेंगी, जिसमें अगर हम बात करें कि वेस्टर्न साइड से है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है फ्रेंड्स। इसके बारे में आपको बाद में भी जानकारी मिलेगी। ये कंटिन्यू 3-4 सेंचुरीज तक इस डायनेस्टी का रूल रहेगा नॉर्दर्न इंडिया में अगर बात करें। इसके बाद ईस्टर्न साइड से अगर बात करें दूसरी डायनेस्टी की, तो वो होती है पाला डायनेस्टी। पालाज इज सो इम्पोर्टेंट फ्रेंड फॉर ईस्टर्न इंडिया। बुद्धिज़्म की बहुत सारी जो रिलीजियस साइट्स हैं, जो लर्निंग सेंटर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डेक्कन से हमारी होती है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एलोरा का जो कैलाश मंदिर है केव नंबर 16 में, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा ही बनाया गया है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट एक राजा होते हैं ध्रुव, जिनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है फ्रेंड्स इन जो वॉर्स हैं, इन जो बैटल्स हैं, इनके अंदर में। अगर हम बात करें कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में एक किंग होते हैं अमोघ वर्ष, उन्होंने एक बुक लिखी थी कवि राजमार्ग। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन से किंग ने कौन सी बुक लिखी थी, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। कौन से किंग की जो बायोग्राफी है उससे रिलेटेड जो कोई बुक है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। कौन से जो फॉरेनर ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पे विजिट किए हैं। जैसे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी है तो वेस्टर्न इंडिया के अंदर हुआ करती थी, तो बेसिकली यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सी डायनेस्टी है जिसका पोर्ट हुआ करता था, कोस्टल इंटरलिंकिंग थी दूसरी जो बाहर की डायनेस्टी है, जैसे मिडिल ईस्ट की कोई डायनेस्टी है उसके साथ में। तो यहाँ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी की अगर बात करें तो भोजा नाम के इनके फाउंडर होते हैं। भोजा इनके पहले किंग होते हैं। इसके बाद में ये डायनेस्टी काफ़ी रिवाइवल करेगी अपने समय के अनुसार। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की बात करें तो दंती दुर्गा इसके फाउंडर होते हैं और मान्यखेट इसकी कैपिटल हुआ करती है। वहीं हम अगर पालाज की बात करें तो गोपाला इसके पहले रूलर हुआ करते हैं जो इस डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम अगर स्टार्ट करें इन तीनों डायनेस्टी का, इसमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि जैसे ही नॉर्दर्न इंडिया में जो हर्षा है, हर्षवर्धन की जो पावर है वो डिक्लाइन होगी। हर्षवर्धन का जो मेन सिटी था फ्रेंड्स, आपको पता होगा हर्षवर्धन का जो मेन सिटी था वो कन्नौज था। वैसे हर्षवर्धन ने जो रूल है वो स्टार्ट किया था हमारा थानेसर से। थानेसर एक जगह है हरियाणा में, वहाँ से अपना रूल स्टार्ट करते हैं। बट इनके बहन और बहनोई जो हैं उनका किडनैप कर लिया जाता है एक रूलर ऑफ द ईस्टर्न इंडिया से। तो उनका रूलर के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, तो बहन के पति की डेथ हो जाती है, इनके बड़े भाई की भी डेथ हो जाती है। इस वजह से हर्षवर्धन को जो टेक ओवर करना पड़ता है। हर्षवर्धन चाहते हैं कि इनका एम्पायर सदर्न इंडिया के अंदर भी इंक्रीज हो। तो हर्षवर्धन जब सदर्न इंडिया के अंदर अपना एम्पायर लेके जाएंगे तो नर्मदा के पास इनकी डेथ हो जाएगी। नर्मदा के पास इनको मार दिया जाता है, पुलकेशिन के द्वारा मार दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये डिफीट होंगे। हर्षवर्धन उतने हर्ष नहीं रह पाते हैं। हर्षा ये हमारी हर्ष एक हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है खुशी, और हर्षवर्धन बेसिकली इतने और नहीं रह पाते हैं। नर्मदा के पास डिफीट हो जाएंगे पुलकेशिन के द्वारा, जो चालुक्यन किंग थे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है चालुक्यंस की भी, जब चालुक्यन एम्पायर है वो डिक्लाइन होगा, उसी के समय में उसी के सामंत होते हैं राष्ट्रकूट। फ्रेंड्स गुप्ता के बाद में, गुप्ता डायनेस्टी के समय से ही ऐसा चलने लगेगा कि एक मेन सेंट्रलाइज डायनेस्टी होगी, और जब जब वो किंग है, सेंट्रलाइज डायनेस्टी का जो किंग है वो कमज़ोर होने लगेगा। जो इंडिपेंडेंट इनके जो एसोसिएटेड जो किंगडम्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। इसी तरीके का रूल आता है इसके अंदर में प्रतिहाराज। जैसे ही जो राष्ट्रकूट फ्रेंड्स, जैसे ही अगर हम बात करें चालुक्यन डायनेस्टी अगर डिक्लाइन होगी, उसी के साथ राष्ट्रकूटा है जो इमर्ज आउट होंगे, प्रतिहारा नहीं फ्रेंड्स। जैसे ही चालुक्यन डायनेस्टी यहाँ पे उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होने लगेगी, कमज़ोर किंग यहाँ पे आने लगेंगे, उसी के साथ साथ राष्ट्रकूटाज को लगेगा कि हमको अब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देना चाहिए, अपने आप को आज़ाद बना देना चाहिए। तो राष्ट्रकूटा इसी तरीके से इमर्ज आउट होते हैं फ्रेंड्स, और इनका जो रूल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं कि हर्षवर्धन की डिफीट के साथ ही जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इन तीनों डायनेस्टीज़ का जो संघर्ष है वो हमको देखने को मिलेगा, जिसमें हम देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो मोस्ट पावरफुल किंग्स हुआ करते थे, ऐसे ही साउथ इंडिया के अंदर, ईस्टर्न इंडिया के अंदर, वेस्टर्न इंडिया के अंदर कुछ डायनेस्टीज जो उभर के आएंगी, जिसमें पाला एम्पायर है ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो डोमिनेट करता है अप टू द 9th सेंचुरी तक। इसके अलावा प्रतिहारा एम्पायर है जो वेस्टर्न इंडिया के अंदर होता है एंड अपर गंगेटिक तक अपना एरिया है जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। ऐसे ही साउथ इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी होती है, डायनेस्टी का नाम है राष्ट्रकूटा।
तो इन तीनों एम्पायर्स की एक इम्पोर्टेंट बात ये हुआ करती थी फ्रेंड्स, ये तीनों आपस में लड़ा करते थे, दे फोर्ट अमोंग देमसेल्व्स। और इसके अलावा एक स्टेबल कंडीशन लाइफ ओवर द लार्ज एरिया, पैट्रोनेज, आर्ट एंड कल्चर, लेटर्स, इन सबको भी दिया करते थे। अगर हम बात करें राष्ट्रकूटा एम्पायर की, तो राष्ट्रकूटा एम्पायर इसमें सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइव करता है अपना जो डोमिनेटेड जो पीरियड है। और ये नॉट ओनली मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द टाइम बट आल्सो एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द सदर्न इंडिया, इकोनॉमिक में, कल्चरल लिंकेज में। तो राष्ट्रकूटा एम्पायर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ में कनेक्ट करने में एक ब्रिज के रूप में काम करता है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी लाइंस आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स जब भी आप आंसर लिखो इसके रूप में, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंस के रूप में। तो एक ब्रिज के रूप में काम करेगा यहाँ पे नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के कल्चरल में, ट्रेड में, इकोनॉमिक वे में यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि पाला एम्पायर के बारे में जो हमने स्टार्ट किया, तो ये जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होती है इन तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में हम डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कि पहले वाले की, तो पाला डायनेस्टीज है। पालाज की अगर बात करें कि हर्षवर्धन का जब कन्नौज के ऊपर जब टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम में एक जो हर्षवर्धन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर के रूप में थे। तो उस टाइम में जो कन्नौज है उसकी जो एज ए अगर पोजीशन की बात करें, काफ़ी प्रोस्पेरस एरिया माना जाता था सोवरेनिटी के रूप में। अगर बात करें कि अपनी जो पावर है उस एरिया को अगर किसी ने कंट्रोल किया है, जैसे लेटर टाइम में, बाद के समय में दिल्ली एक पावरफुल स्टेट के रूप में, पावरफुल सीट के रूप में डेवलप होता है। तो उसी तरीके से हर्षवर्धन के रूल के समय कन्नौज की जो वैल्यू थी, उसी कन्नौज के लिए जो तीन डायनेस्टी वो लड़ाई करेंगी। तो कंट्रोल जो कन्नौज का था वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अपर गंगेटिक वैली में होने की वजह से, रिच रिसोर्सेज होने की वजह से, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर की वजह से उस समय एग्रीकल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस तो आज भी है फ्रेंड्स। अगर अन्न नहीं होगा तो आप जीवित कैसे रह पाओगे, किसी पे सर्वाइव कैसे कर पाओगे। तो इसलिए किसानों के इस एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी है हमारी इकोनॉमी में। मोर इम्पोर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। हम 3 टाइम या 4 टाइम जो भी खाना खाते हैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसानों का। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का, तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो कन्नौज है वो प्रोस्पेरस एरिया है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, पानी की अवेलेबिलिटी है किसानी के लिए, खेती के लिए। इसके साथ साथ आप देखिए एलुवियल सोइल है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अच्छा है, ट्रेड का रिलेशन अच्छा है। तो इस वजह से सभी लोग कन्नौज को बेसिकली टेक ओवर करना चाहते थे, उसको अपनी किंगडम का पार्ट बनाना चाहते थे, वहाँ पे अपनी डायनेस्टी को अच्छे से इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अगर हम पालाज की बात करें और प्रतिहाराज की बात करें, ये क्लैश किया करते थे टाइम से। यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रतिहारा जो वेस्टर्न पार्ट से थे यहाँ पे क्लैश किया करते थे, बनारस से लेकर सदर्न बिहार तक। ये जो रिच रिसोर्सेज का जो एरिया है, वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से, प्रोस्पेरिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से, तो प्रतिहारा और बेसिकली अगर हम बात करें जो पाला एम्पायर है उसके बीच में कंटिन्यू क्लैश चला करता था, बनारस से लेकर सदर्न बिहार तक। इसके अलावा प्रतिहारा अगर लोगों की बात करें तो राष्ट्रकूटाज के साथ भी इनका कंटिन्यू क्लैश हुआ करता था। ये तो हमने देखा है फ्रेंड्स, जो त्रिकोणीय जो संघर्ष है वो देखने को मिलेगा इन तीनों डायनेस्टीज़ में। तो हमने अभी देखा फ्रेंड्स कि कन्नौज की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या इम्पोर्टेंस थी। कन्नौज की इम्पोर्टेंस, वहाँ को उसको टेक ओवर करने के लिए सारी डायनेस्टीज, अपने जो तीनों डायनेस्टी हैं वो अपने आप में लड़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से लड़ने का कोशिश करते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं पाला एम्पायर के बारे में फ्रेंड्स। दिस इज़ द एरिया ऑफ द पाला एम्पायर। पाला एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें इनकी कैपिटल की, तो उनकी बहुत सारी कैपिटल्स हुआ करती थी। डिफरेंट राजा के समय, अलग अलग किंग्स के समय अलग अलग कैपिटल इनकी हुआ करती थी। अगर हम बात करें बीकमपुर है, पाटलिपुत्र है, मुंगेर है। देवपाला के समय मुंगेर का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और मुंगेर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आज प्रेजेंट बिहार के अंदर है मुंगेर। तो उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी था पाला एम्पायर के समय में। इसके अलावा अगर हम बात करें सोमपुरा है, अगर हम बात करें जो धर्मपाल के समय में थी। लास्ट जो एक किंग है रामपाला के समय में अगर हम बात करें रमावती थी। तो ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर रूलर्स की बात करें तो गोपाला। तो फ्रेंड्स, जो पाला एम्पायर है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गोपाल करते हैं, गोपाला नाम के जो रूलर हैं वो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनआरसी का डोमिनेशन काफ़ी हो गया था। तो वहाँ के जो नोटेबल पीपल्स हैं उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है एज ए किंग। इसके अलावा इनको सक्सीड किया जाता है फिर इनके बेटे के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा में, जो 8-10 तक रूल करेंगे यहाँ पे।
धर्मपाल ही वो किंग है जिनको, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो किंग थे ध्रुव के द्वारा डिफीट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के ध्रुव के द्वारा डिफीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले इनको प्रतिहारा रूलर्स के द्वारा डिफीट किया गया था। पर जैसे ही ध्रुव है वो यहाँ से रिटर्न करेंगे डेक्कन की तरफ पे, वापस जो साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, जैसा हमने पहले भी रीड किया है कि जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है क्रिएटिंग एज ए लिंक या ब्रिज बिटवीन द नदर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। तो यहाँ पे जो ध्रुव जैसे ही डेक्कन की तरफ जाएंगे तो धर्मपाल खुद को अपने आप को वहाँ पे कन्नौज के ऊपर टेक ओवर कर लेंगे, कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे एक दरबार का आयोजन भी करेंगे। धर्मपाल के द्वारा एक दरबार का आयोजन भी किया जाएगा और इसी दरबार के आयोजन के अंदर हमको देखने को मिलेगा वहाँ पे राजस्थान के जो राजा हैं, वहाँ पे जो हरियाणा, जो प्रेजेंट हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ के जो किंग्स हैं वो वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे दरबार के अंदर में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स धर्मपाल के बारे में, धर्मपाल अपनी इस पावर को पर कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं कन्नौज के ऊपर में। जो बेसिकली प्रतिहार जो रूलर्स हैं नागभट्ट सेकंड, उनके द्वारा यहाँ धर्मपाल को डिफीट कर दिया जाता है। धर्मपाल डिफीट किया जाता है मुंगेर के पास में। मुंगेर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द नदर्न इंडिया। अगर हम बात करें बनारस से लेकर मुंगेर का जो एरिया है काफ़ी प्रोस्परस है, कल्चरल लिंकेज के लिए, इकोनॉमिक हेल्प के लिए, किसी भी किंगडम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो धर्मपाल को जैसे यहाँ पे रिटर्न वापस जाना पड़ेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जानने को मिलेगा कि जो मुंगेर है वो बाद में जो पाला डायनेस्टी के एक रूलर आएंगे देवपाल के समय में इनकी कैपिटल हुआ करेगी मुंगेर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट डे बिहार के अंदर में है। प्रोस्परस एरिया है क्योंकि रिवर्स का फ्लो है, वहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ट्रेड के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इनलैंड वाटरवेज को यूज किया जाता था पहले के समय में, तो इस वजह से भी काफ़ी सही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो कन्नौज है उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे। गोपाल पहले फाउंडर होते हैं, फाउंडर के बाद में आते हैं धर्मपाल को डिफीट करते हैं, प्रतिहारा भी डिफीट करते हैं और राष्ट्रकूटा भी डिफीट करते हैं। धर्मपाल इसके बाद में वापस चले जाएंगे। वैसे धर्मपाल ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बुद्धिज़्म के स्प्रेड के अंदर में। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जैसे ही वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद में एक बोन ऑफ कंटेंशन के रूप में जो बिहार उभरता है बिटवीन द प्रतिहारा एंड द पाला एम्पायर के बीच में। तो सभी जो डायनेस्टीज हैं वो रूल करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में मुंगेर से जो बनारस का एरिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जानने को मिलेगा जो बंगाल का जो एरिया है वो कंटिन्यूसली जो पावर में जो रूल के अंदर रहेगा पालाज के अंदर में ही। पालाज का वहाँ पाला एम्पायर का वहाँ कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा था। बट जैसे ही जो पाला एम्पायर के जो रूलर्स हैं उनको लगेगा कि हमने नर्दर्न इंडिया के जो एडवेंचर्स किए हैं वहाँ पे हमको फेलियर मिली है, तो क्यों ना अपनी इस एनर्जी को दूसरे एरिया में कंसोलिडेट किया जाए, दूसरे एरिया में लगाया जाए। तो इसके साथ ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में और प्रेजेंट डे जो नेपाल का जो एरिया है वहाँ तक ये टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। देवपाल जो सन होते हैं धर्मपाल के, वो सक्सीड करते हैं इस अपने धर्मपाल के बाद में थ्रोन को, और यहाँ पे वो अपना प्राग ज्योतिषपुर जो असम का जो पुराना नेम है, ओल्ड नेम है प्राग ज्योतिषपुर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि किसी सिटी का ओल्ड नेम की वजह से, और आपको पूछ लिया जाएगा कि वो प्रेजेंटली कहाँ लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पालाज अपनी वहाँ पे अपना पावर है, अपना रूल है, उसको इस्टेब्लिश करते हैं। ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी प्राग ज्योतिषपुर है, उड़ीसा का कुछ एरिया है, नेपाल का कुछ एरिया है जो पाला डायनेस्टी के रूल के अंदर आएगा। और 8वीं से 9वीं शताब्दी तक पाला डायनेस्टी का ईस्टर्न इंडिया में अच्छा डोमिनेशन रहेगा फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स वहाँ पे एक अरब से एक मर्चेंट आते हैं। ये हमको पता होना चाहिए मर्चेंट बेसिकली कहाँ से आए हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये सवाल है जो पूछ लिया जाता है कि बेसिकली कौन से ट्रैवलर हैं वो कहाँ से बिलोंग किया करते थे। तो सुलेमान नाम के एक मर्चेंट आएंगे, यहाँ पे सुलेमान नाम के मर्चेंट आएंगे 9वीं शताब्दी में, और वो पाला एम्पायर के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। लिखने की अगर कोशिश करने की बात करें तो वहाँ पे ये लिखेंगे धर्मपाल को धर्मा लिखेंगे, रोहामा लिखेंगे, जो डायनेस्टी है उसका नाम रोहामा दे के जाएंगे। तो सुलेमान यहाँ पे बताएंगे कि जो पाला एम्पायर है वो कंटिन्यू वॉर के अंदर हुआ करता था अपने जो नाइबर जो बिग एम्पायर्स हैं, जिनके अंदर बात करें प्रतिहारा है, राष्ट्रकूटा है, तो इनके साथ साथ कंटिन्यू लड़ाई के अंदर हुआ करता था। इसके अंदर हमको जानकारी मिलेगी कि पाला एम्पायर
की जो बेसिकली जो आर्मी थी वो कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं हुआ करती थी, काफ़ी बड़ी आर्मी हुआ करती थी। बताया जाता है कि 10 से 12 हज़ार लोग तो जो आर्मी की जो ड्रेस होती है उसको मेंटेन करने में लगे हुए थे। लाइक द ड्रेस को साफ रखना है, उसको वेल मेंटेन रखना है। आर्मी जो लड़ाई करने जाने के समय जो पहनी जाती है जो ड्रेस है। इसके अलावा हमको पाला एम्पायर के बारे में जो जानने के बारे में मिलेगा, वो जानने के बारे में हमको मिलेगा तिब्बतियन क्रॉनिकल्स को, जिनको 17वीं शताब्दी में लिखा गया है फ्रेंड्स। लास्ट में 17वीं शताब्दी जब होती है 1600 के आसपास का जो समय होता है वहाँ पे इनको लिखा जाता है। तो उनको यहाँ लिखा गया है, तो वहाँ पे हमको पाला डायनेस्टी के बारे में जानकर मिलेगा कि पाला डायनेस्टी एक इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर था, बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाला सेंटर था। इसी के बारे में यूपीएससी 2020 के अंदर में, यूपीएससी मेंस 2020 के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पालाज का क्या रोल था स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, उन्होंने क्या क्या ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको किया कि जिसके थ्रू जो बुद्धिज़्म है उसका स्प्रेड है वो ईस्टर्न इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हो पाया। यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पालाज के बारे में। अगर हम बात करें पाला जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल, जो तिब्बतियन क्रॉनिकल जो मिली हैं उनके बारे में बताया जाता है कि पाला जो रूलर थे, पाल डायनेस्टी के जो रूलर हुआ करते थे, जो किंग हुआ करते थे, वो बहुत ही अच्छे एक पैट्रोन थे, दान दिया करते थे बुद्धिज़्म लर्निंग सेंटर के लिए, रिलीजन के लिए। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको जानकारी मिलेगी कि जो नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी, जो नालंदा की यूनिवर्सिटी जिसको इस्टेब्लिश किया था कुमार गुप्ता ने, उसी यूनिवर्सिटी को रिवाइवल करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पालाज जो किंग्स हैं उनके द्वारा में, धर्मपाल के द्वारा यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें फ्रेंड्स, एक और यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो प्रेजेंट डे जो भागलपुर का एरिया है बिहार के अंदर में, वहाँ पे वो लोकेटेड है। तो ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को भी वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। ओदांतापुरी, सोमापुरी, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे भी जो विहार हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश किएगी। सोमापुरा जो विहार के रूप में बुद्धिज़्म के रिलीजन के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इन सब जो एरियाज़ हैं इनको यहाँ पे जो पाला डायनेस्टी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, उसके एक्सपेंस के लिए गांव दिए जाएंगे उनको, वहाँ से वो अपना खर्चा निकालें, चाहे वो एग्रीकल्चर के रूप में भाग लेके एक पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूप में या किसी भी तरीके से। यहाँ पे अगर बात करें विहाराज बनाई जाएंगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। वे चैत्य एंड विहारा दो केव्स हुआ करती हैं फ्रेंड्स। विहार वो केव्स होती हैं जहाँ पे आराम करते हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो सेंट्स होते हैं, जो मोंक हुआ करते हैं, वो वहाँ पे आराम करते हैं। अगर हम बात करें कि चैत्या तो फॉर द रिलीजियस पर्पज़ होती हैं, चैत्याज की जो संख्या होती है वो कम होती है, विहाराज की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है किसी भी केव्स के अंदर में, क्योंकि बुद्धिस्ट के ये जो मोंक हुआ करते थे ये ट्रैवल किया करते थे थ्रू आउट द ईयर। तो ट्रैवल किया करते थे तो वहाँ पे जो किंग्स हैं उनके द्वारा इनको बार बार पेट्रोनाइज किया जाने लगा। पेट्रोनाइज किया जाने लगे तो इनको जो मानसून का जो समय होता था, जो जिसको बेसिकली हिंदी अगर वर्ड की बात करें 4 महीनों का जो समय होता है, चौमासा जिसको बोलते हैं, एक हिंदी वर्ड है चौमासा। 4 महीनों का जो समय, 4 मास का जो समय होता है, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो रेनफॉल है इन 3 to 4 ईयर है। ये प्रेजेंट अगर जोग्राफिकल अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज का अगर इश्यू की बात करें तो इसकी हमारा जो बेसिकली मानसून है वो थ्रू आउट द 4 ईयर भी नहीं होता है, कंसनट्रेटेड कुछ समय पीरियड के लिए होता है। बाकी जो ब्रेक इन द रेनफॉल ये सब आपको जब जोग्राफी आप रीड करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी इसके बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ये है कि जो उस समय में जो बुद्धिस्ट मोंक हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो ट्रैवल नहीं कर पाते थे तो उनको जो आराम करने के लिए, जो रिलीजन का वर्शिप करने के लिए चैत्य एंड विहाराज को कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके बारे में हमने देखा है कि गुप्ता एम्पायर के समय में, उससे पहले जो डायनेस्टीज हुआ करती थी उस समय में कैसे जो बुद्धिज्म का जो बेसिकली ये चैत्य एंड विहारा का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में 6th क्लास के एनसीईआरटी, इसके अगर हम बात करें RS शर्मा जो बुक है उसके अंदर भी आपको जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये प्रेजेंटली अगर हम बात करें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पे धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भागलपुर जो एरिया है वहाँ पे लोकेटेड है बिहार के अंदर में, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो बुद्धिस्ट जो लर्निंग सेंटर के रूप में उभर के आता है पाला जो डायनेस्टी के जो राज्य के अंदर में जो कुछ एरियाज एक लर्निंग सेंटर के रूप में उभरते हैं। तो वहाँ पे ही बहुत सारे बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो वहाँ पे विजिट करते हैं, जिसके अंदर अतीशा जो जिसको दीपांकरा हैं उनको भी नाम आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं वो यहाँ विजिट करते हैं। ये शो करता है कि यहाँ पे जो बेसिकली कल्चरल लिंकेज कैसे इस्टेब्लिश होता है और डायनेस्टीज़ के साथ में पाला एम्पायर का, पाला डायनेस्टीज़ का कैसे कल्चरल
लिंकेज, और कल्चर अगर इस्टेब्लिश होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेड भी इस्टेब्लिश होगा। ट्रेड के बारे में हमको जानने को मिलेगा कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे उनके साथ में जो प्रोस्पेरिटी थी, जो कल्चरल लिंकेज से जो ट्रेड की जो कनेक्टिविटी थी वो काफ़ी अच्छी थी पाला डायनेस्टी की, पाला एम्पायर की। इसमें बात करें जो शैलेंद्रा नाम की एक डायनेस्टी है जो बुद्धिज्म को माना करते थे, बुद्धिज्म को प्रेज किया करते थे, भगवान बुद्ध की पूजा किया करते थे, उन्हीं डायनेस्टी का रूल हुआ करता है। मलिया, जवा, सुमात्रा, ये कुछ जावा, सुमात्रा और मलिया वाला जो पेनिनसुला है, जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे इनका रूल हुआ करता था। उन्हीं डायनेस्टी के द्वारा पाला कोर्ट के अंदर में, पाला डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के कोर्ट के अंदर में ये पूछा जाता है कि मोनेस्ट्री बनाने के लिए हमको 5 गांव चाहिए। तो ये वही महाभारत की कहानी की तरह है कि 5 गांव, 5 पांडवों को 5 गांव चाहिए थे। ऐसे ही जो शैलेंद्रा डायनेस्टी के द्वारा पाला एम्पायर से पूछे 5 गांव, और ये देवपाला के द्वारा वो परमिशन दे दी जाती है कि मोनेस्ट्री बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए तो आप कुछ भी कीजिए, तो ये यहाँ पे स्प्रेड कर दी जाती है। और ये यहाँ पे जो कल्चरल लिंकेज है वो इस्टेब्लिश होते हैं। ये बेसिक बुद्धिस्ट स्कॉलर का जो फोटो है जिसमें आतिशा बोलते हैं, जिनको दीपांकरा जिनका नाम है। ये फ्रेंड्स पुरानी जो बेसिकली बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी है, अभी इसको रिवाइवल किया गया है बिहार के अंदर में। आप इसको गूगल करना, इसकी फ़ोटोज़ देखना। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको इस्टेब्लिश किया था कुमार गुप्ता ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें भी आप कोट कर सकते हो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उस टाइम में जो लर्निंग सेंटर के रूप में उभरती हैं इंडिया के अंदर में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये कुछ जो सिक्के हैं वो इस टाइम में धर्मपाल और देवपाल के समय में जो इशू किए गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिक्के भी इशू किए जाते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे पाला डायनेस्टी है वो एक इम्पोर्टेंट है बुद्धिज़्म के लिए, कैसे उसकी जो लोकेशन है वो ईस्टर्न इंडिया में वो कंसोलिडेटेड है। इसके अलावा हमने यहाँ पे फ्रेंड्स देखा कि जो पाला डायनेस्टी है वो कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरी डायनेस्टीज के साथ में फाइट में होती है। जो मुंगेर है उसके बारे में भी हमने देखा, मुंगेर एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है बिहार में जो प्रेजेंटली लोकेटेड है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें पाला डायनेस्टी जिसको गोपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, गोपाला के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया, तो ऐसे पाला डायनेस्टी 11वीं सेंचुरी तक समहाउ धीरे धीरे ये छोटे हिस्से में रूल करते हुए सर्वाइव करती है। और यहाँ इसके जो फर्स्ट किंग थे जो गोपाल थे, इनके बारे में अगर हम बात करें कैपिटल्स की तो विक्रमपुर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर देवपाल के समय इनकी कैपिटल होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा सोमापुरा है फ्रेंड्स जो धर्मपाल के समय में इनकी कैपिटल हुआ करती है। और रमावती एक रामपाल जो लास्ट में एक किंग होते हैं जो इसको रिवाइवल करने की कोशिश करेंगे पाला डायनेस्टी को बाद में, तो उनके द्वारा वो कैपिटल हुआ करती है। इसके अलावा बात करेंगे इनके बाद में कौन कौन सी जो डायनेस्टीज हैं उन्होंने इसको टेक ओवर किया, तो चेरो नाम की एक डायनेस्टी थी, सेना नाम की एक डायनेस्टी हुआ करती थी। तो इन डायनेस्टीज के द्वारा इनको यहाँ पे टेक ओवर किया जाता है, इनका जो एरिया है उन डायनेस्टीज स्टेब्लिश होती हैं फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार से हमने कंप्लीटली जो पाल डायनेस्टी है उसके जो रूलर्स हैं उनको समझा, गोपाल को, धर्मपाल को, देवपाल को, बुद्धिस्ट मोंक है दीपांकरा जो ट्रैवल करते हैं उनके बारे में देखा, लर्निंग सेंटर्स के बारे में देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनेस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में देखा, बाहर के जो डायनेस्टीज हैं, विदेश के जो डायनेस्टीज हैं, शैलेंद्रा डायनेस्टी को यहाँ अलाउ किया जाता है कि आप मोनेस्ट्री डेवलप कीजिए। तो ये शो करता है कि बुद्धिज्म को कितना इन लोगों ने प्रमोट किया है, प्रमोट करने के साथ उसको फैलाया है, इन डायनेस्टीज़ के कल्चरल लिंकेज इस्टेब्लिश किए उन डायनेस्टीज़ के साथ में। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली पाला डायनेस्टी के बारे में ये लेक्चर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको अगर मेडिवल हिस्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हो तो त्रिकोणीय संघर्ष है उसके बारे में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम प्रतिहारा डायनेस्टी कवर करेंगे, इसी तरीके से हम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, अगर आपको जो रीड किया उसको अगर अंडरस्टैंड करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिली है, तो फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए। 2023 का एग्ज़ाम है जो ज़्यादा दूर नहीं है, हम सबको मेहनत करके एग्ज़ाम को निकालना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।